देखिए, स्टूडेंट्स के साथ ना एक बहुत बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम होती है। दिन में 6 घंटे 8 घंटे मतलब इतनी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन अगले दिन सब साफ, कुछ भी याद ही नहीं रहता। तो कभी ये ख्याल आया है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, असल में प्रॉब्लम मेहनत में है ही नहीं, प्रॉब्लम तो पढ़ने के तरीके में है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बात करेंगे 21, जी हाँ, पूरी 21 ऐसी स्टडी टेक्निक्स के बारे में जिन्हें टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नॉर्मल टिप्स नहीं है, ये वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं जो सच में असल में काम करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन टेक्निक्स को अपनाने से तैयारी की इफेक्टिवनेस सीधी डबल मतलब 2x तक बढ़ सकती है। तो बस इस बातचीत को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला हूं गोल्डन सिलेक्शन फॉर्मूला, एक बहुत ही खास सीक्रेट। नमस्कार, कर्म ऑन स्टडी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आपका पार्टनर है। देखिए, हमारा फोकस मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि असली काम करने वाली स्ट्रैटेजी और रिजल्ट्स पर होता है। तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए एक पक्की स्ट्रैटेजी जिससे असली रिजल्ट्स आएं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, टेबल लैंप की धीमी सी रोशनी है और चारों तरफ किताबें बिखरी पड़ी हैं। आंखों के सामने वही एक पन्ना जो तीसरी बार पढ़ा जा रहा है। शब्द अब धुंधले हो रहे हैं, लाइनें एक दूसरे में उलझ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो दिमाग ने कह दिया हो, बस अब और नहीं। घंटे तो बीत रहे हैं, लेकिन पढ़ाई 1 इंच भी आगे नहीं खिसक रही। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है। नहीं, ये उस जंग की कहानी है जो ध्यान और भटकाव के बीच शायद सदियों से चली आ रही है। और ये उस कला को खोजने की कहानी है जो सीखने के पूरे खेल को ही पलट कर रख देती है। तो कहानी का पहला एक्ट शुरू होता है किताबों के घने जंगल में। एक ऐसा जंगल जहां हर कोई कभी ना कभी जरूर खोया है। यहां घंटों घंटों तक पन्ने पलटे जाते हैं, लाइनें पढ़ी जाती हैं, लेकिन जैसे ही किताब बंद होती है, दिमाग बिल्कुल खाली। ऐसा महसूस होता है जैसे जानकारी आंखों के सामने से गुजरी तो पर अंदर कहीं रुकी ही नहीं। जानते हैं, इस भूल भुलैया का एक नाम भी है। इसे कहते हैं पैसिव स्टडी, मतलब बिना किसी जुड़ाव के बस पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। ये एक वन वे सड़क की तरह है, जहां इंफॉर्मेशन आती तो है पर दिमाग में ठहरती नहीं। ये वो तरीका है जो थकावट तो पूरी देता है, पर नतीजा कुछ नहीं। और बस इसी थकावट और निराशा के दलदल में एक सवाल जन्म लेता है, क्या बस यही एक तरीका है? क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता जहां मेहनत का सच में कोई फल मिले? और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एक बेहतर तरीके की खोज शुरू होती है। अब देखिए, सामने 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता है बस पढ़ते जाने का, हाईलाइट करते जाने का और इस उम्मीद में रहने का कि भाई कुछ तो याद रह ही जाएगा। और फिर एक दूसरा रास्ता है जिसमें पढ़े हुए से जूझना पड़ता है, किताब को बंद करके खुद को ही समझाना पड़ता है। पहला रास्ता आसान दिखता है पर कहीं ले नहीं जाता, और दूसरा रास्ता थोड़ी मेहनत मांगता है पर मंजिल तक पहुंचाता है। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा एक्ट शुरू होता है। इसे हम कह सकते हैं दिमाग की कसरत। इसे पढ़ाई मत समझिए, ये दिमाग के लिए एक तरह का जिम है। एक ऐसी कसरत जो याददाश्त की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। और इस कसरत के नियम भी बड़े सीधे हैं। स्टेप 1, कोई भी एक टॉपिक या पैराग्राफ अच्छे से पढ़िए। स्टेप 2, किताब को बंद कर दीजिए, हाँ बिल्कुल बंद। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, जो भी पढ़ा है उसे अपने शब्दों में जोर से बोलकर खुद को समझाइए। और अगर कहीं अटक गए, समझा नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं। स्टेप 4, उसे दोबारा पढ़िए। ये साइकिल तब तक दोहराइए जब तक वो जानकारी दिमाग में छप ना जाए। और इसका नतीजा ये होता है कि पहली बार किताब बंद करने के बाद भी सब कुछ याद रहता है। दिमाग अब सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो जानकारी को समझ रहा है, उसे प्रोसेस कर रहा है। याददाश्त अपने आप बेहतर होने लगती है, और वो जो निराशा थी ना, उसकी जगह अब आत्मविश्वास ले रहा है। ठीक है, तरीका तो मिल गया, लेकिन कहानी में एक नया दुश्मन सामने आकर खड़ा हो जाता है, समय। इस गहरी दिमागी कसरत को कोई लंबे समय तक कैसे करे? कुछ देर बाद तो दिमाग थकने लगता है, ध्यान भटकने लगता है। तो अब लड़ाई सही तरीके की नहीं है, अब लड़ाई है उस तरीके पर टिके रहने की। तो सवाल ये उठता है कि इस गहरे फोकस को घंटों तक बनाए कैसे रखा जाए? आखिर दिमाग कोई मशीन तो है नहीं, उसकी भी एक लिमिट है।
और इसी मोड़ पर पूरा खेल समझ में आने लगता है कि सिर्फ तकनीक होना काफी नहीं है, उसे चलाने के लिए ऊर्जा का सही मैनेजमेंट भी जरूरी है। और इस चुनौती का जवाब एक बड़े ही सरल मंत्र में छिपा है, फोकस का 25-5 वाला मंत्र। ये कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि ये एक लय है, एक रिदम है, काम और आराम के बीच एक ऐसा तालमेल जो दिमाग को कभी थकने ही नहीं देता। तो इस मंत्र का पहला हिस्सा है 25। इसका मतलब है पूरे 25 मिनट के लिए दुनिया से एकदम कटकर सिर्फ और सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाना। कोई फोन नहीं, कोई दूसरी सोच नहीं, बस 25 मिनट का गहरा फोकस। और फिर आता है मंत्र का दूसरा हिस्सा 5। जैसे ही 25 मिनट की वो गहरी साधना पूरी हो, पूरे 5 मिनट की आज़ादी। उठिए, घूमिए, पानी पीजिए, कुछ भी कीजिए, बस पढ़ाई के बारे में मत सोचिए। ये दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। इस लय को साधना बहुत ही आसान है। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इस चक्र को 4 बार दोहराइए और जब 4 चक्र पूरे हो जाएं, तो दिमाग को एक लंबा वाला 15 से 20 मिनट का ब्रेक दीजिए। ये तरीका इतना स्मार्ट है कि ये दिमाग को कभी उसके लिमिट से ज्यादा थकने ही नहीं देता। हाँ, पर इस मंत्र के काम करने की 3 बहुत छोटी शर्तें हैं। पहली, फोन पूरी तरह साइलेंट होना चाहिए। दूसरी, एक टाइमर लगा होना चाहिए। और तीसरी, उन 25 मिनटों के दौरान दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय होना चाहिए। यही छोटा सा अनुशासन इस मंत्र की असली शक्ति है। अब सीन वापस उसी स्टडी टेबल पर लौटता है, पर इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। चेहरे पर थकावट नहीं, बल्कि एक शांति है। पढ़ाई अब बोझ नहीं, एक खेल जैसी लग रही है। दिमाग पूरी तरह एक्टिव है, समय काबू में है और सीखना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस बन चुका है। और ये अंत नहीं है, ये तो उस पुराने संघर्ष के खत्म होने का और एक नए अध्याय के शुरू होने का पल है। क्योंकि जब कोई ये सीख जाता है कि सीखना कैसे है, तो असल सफर तो वहीं से शुरू होता है। और ठीक उसी एक पल में दिमाग के अंदर ना एक नई सी चिंगारी जलती है, एक नया ख्याल, एक नई जानकारी जो बस अभी अभी पैदा हुई है, और यहीं से एक सफर की शुरुआत होती है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारा दिमाग एक बहुत घना जंगल है और हर नई जानकारी वो उस जंगल में बना एक नया कच्चा सा रास्ता है। आज हमने एक बिल्कुल नया टॉपिक सीखा है, मतलब उस घने जंगल में एक ताज़ा रास्ता बन गया है। ये जो रास्ता है अभी बिल्कुल साफ है, हर चीज़ एकदम शीशे की तरह दिख रही है, लेकिन ये नया है, कच्चा है और सच कहूँ तो बहुत नाजुक भी। समय की एक हल्की सी हवा भी ना इसे आसानी से मिटा सकती है। और यहीं पर कहानी में असली विलन की एंट्री होती है, भूलने की प्रक्रिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उस नए रास्ते पर धूल जमने लगती है, जंगली घास उगने लगती है और वो रास्ता धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। और हम सब जाने अनजाने में सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं। हम उस रास्ते पर बस एक बार चलते हैं और फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो रास्ता नज़रों से ओझल होने लगता है और वो कीमती जानकारी हमारे दिमाग से गायब। लेकिन यही कहानी एक बहुत ज़रूरी मोड़ लेती है। उस रास्ते को हमेशा के लिए खो देने से ठीक पहले एक मौका आता है उसे बचाने का। एक सचेत प्रयास, एक जानबूझकर उठाया गया कदम, उस रास्ते पर वापस लौटने का। और वापसी का ये जो तरीका है ना, ये एक खास रणनीति पर काम करता है। पहले दिन जब रास्ता बना तो ठीक अगले ही दिन उस पर फिर से चलना बहुत ज़रूरी है, भले ही सिर्फ 10 मिनट के लिए। ये पहली वापसी सबसे ज़्यादा अहम है। इसके बाद 7वें दिन और फिर 15वें दिन उस रास्ते पर दोबारा जाना ही होता है। ये सफ़र सिर्फ एक वापसी से खत्म नहीं होता, ये एक पूरी यात्रा है जिसके कई अहम पड़ाव हैं, और हर पड़ाव उस कच्चे नाजुक रास्ते को एक मजबूत शाहराह में बदलने का काम करता है। देखिए, ये होता कैसे है। पहले दिन एक रास्ता बना, दूसरे दिन की वापसी ने उस पर जमी धूल को हटाया और उसे थोड़ा और गहरा कर दिया। 7वें दिन की यात्रा ने उस रास्ते को और चौड़ा किया, और 15वें दिन की वापसी उसने तो मानो उस रास्ते को एक पक्की कंक्रीट की सड़क में ही बदल दिया। इस पूरे सफ़र का मकसद सिर्फ एक था, ये पक्का करना कि वो कीमती जानकारी हमारे दिमाग के जंगल में हमेशा के लिए अपनी एक जगह बना ले। अब वो रास्ता इतना पक्का हो चुका है कि समय की कोई भी आंधी उसे मिटा नहीं सकती। और अब आता है कहानी का वो पल जहां हमें अपनी जीत का सबूत मिलता है।
भूलने की ताकत के खिलाफ हमारी इस पूरी यात्रा ने दिमाग पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आप कभी मिट नहीं सकती, एक पक्की निशानी। ये है वो इनाम, भूलने की जो संभावना है वो अब 70% तक कम हो गई है। वो कच्चा सा रास्ता अब दिमाग का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है। हमारी मेहनत वो सफल हुई। कागज मेज पर बिखरे हुए थे, कुछ जमीन पर गिरे हुए, और हर कागज पर लिखे शब्द मानो धुंधले अक्षरों की एक ऐसी दीवार बन गए थे जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। दिमाग में बस एक शोर था, उलझन का, हताशा का। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था ना, उलझन का वो पहाड़ बस ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जवाब कहीं है ही नहीं, या शायद सवाल ही गलत था। हर कोशिश नाकाम हो रही थी और हर नाकामी के साथ हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन फिर उसी बिखरे हुए कागजों के ढेर में एक नाम दिखा, बस एक नाम, जो उस सारी उलझन के बीच एक उम्मीद की किरण जैसा था। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। नाम था रिचर्ड फाइनमैन। अब ये सिर्फ एक वैज्ञानिक का नाम नहीं था, नहीं, ये उस बंद दरवाजे की चाबी जैसा था जिसके पीछे शायद सारे जवाब छिपे हुए थे। एक ऐसा नाम जो एक बिल्कुल अलग रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका था, समझने का एक नया नजरिया। हाँ, एक ऐसी तकनीक जो एक ऐसे दिमाग से निकली थी जो चीजों को बिल्कुल अलग ढंग से देखता था। अब यहाँ से सीन बदलता है, पर बात वहीं जुड़ी रहती है। इस तकनीक का जो आधार था ना, वो किसी बच्चे के सवाल जितना ही सरल था। कोई भारी भरकम नियम नहीं, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं, बस 3 आसान से कदम, मानो जैसे कोई खेल हो। तो खेल का पहला नियम, जो भी टॉपिक है उसे ध्यान से पढ़ो। दूसरा नियम, अब उसे ऐसे समझाओ जैसे सामने कोई 5 साल का बच्चा बैठा हो जिसे कुछ भी नहीं पता। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, जहां भी समझाते हुए अटक जाओ, जहां भी शब्द कम पड़ जाएं, बस समझ लो वही तुम्हारी कमजोरी है। और कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा इसी तीसरे नियम में छिपा है। वो एक पल जब सब कुछ रुक सा जाता है, जब आवाज अटक जाती है, दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, लेकिन इसे आसान शब्दों में क्या कहते हैं? उस बच्चे को इसे कैसे समझाएं? और दोस्त, इसी बिंदु पर पूरा खेल समझ में आने लगता है। वो जो अटकने वाला पॉइंट है ना, असल में वो आपकी समझ का वो खाली हिस्सा है जहां अंधेरा है। ये कोई नाकामी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक इशारा है, एक साइन पोस्ट जो बता रहा है कि सही रास्ता किधर है। और ये कितनी शानदार बात है, क्योंकि असली सीखना तो यहीं से शुरू होता है। उस अंधेरे को भरने का काम, उस खालीपन को ज्ञान से भरने का सफर। फिर बस उस खाली जगह पर वापस जाकर उसे भरा गया, एक एक करके। और फिर वो पल आया जब सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, वो आहा वाला मोमेंट। और फिर जैसे किसी ने एक अंधेरे कमरे में बत्ती जला दी हो, उलझन का वो पहाड़ रेत की तरह ढह गया, हर चीज शीशे की तरह साफ हो गई। मतलब कॉन्सेप्ट की 100% क्लैरिटी। और अब अगले अध्याय के लिए तैयारी शुरू। तो बस ऐसे ही कहानी शुरू होती है जानकारी के एक घने जंगल के ठीक बीचों बीच। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ तथ्यों और आंकड़ों की उलझी हुई बेलें हैं, रास्ते एक दूसरे में खोए हुए हैं और समझ ही नहीं आता कि पहला कदम आखिर रखें तो रखें कहाँ। और इसी जंगल में कुछ नाम सुनाई देते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान। और जैसे ही ये नाम आता है, इसके साथ ही ना जाने कितने और शब्द चले आते हैं। अनुच्छेद, संशोधन, न्यायपालिका, अधिकार। असल में ये शब्द नहीं है, ये तो उस जंगल की वो शाखाएं हैं जो एक दूसरे में ऐसे फंसी हैं कि एक को पकड़ो तो पूरा जंगल हिलने लगता है। क्या उलझन है ना? हाँ, ज्ञान का यही जंगल, जहां हर जानकारी एक उलझे हुए रास्ते की तरह लगती है। लेकिन कहानी में मोड़ यहीं आता है, जब इस सारी घबराहट के बीच कोई भटकना छोड़कर बस एक पल को रुक जाता है और सिर्फ एक चीज पर, सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाता है। और पता है क्या होता है? जैसे ही ऐसा होता है ना, वो घना कोहरा धीरे धीरे छटने लगता है। यही है वो पहला कदम, जंगल के सारे शोर, सारी उलझन को एक तरफ रखकर उस एक सबसे अहम विचार को, हमारी इस कहानी के नायक को, यानी भारतीय संविधान को, वहां से उठाकर एक बिल्कुल साफ खाली जगह के बीचों बीच रख देना। यहीं से एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। तो ये बन गया हमारे नक्शे का पहला बिंदु,
घने कोहरे के बीच एक रोशनी की तरह। पर ये बिंदु अकेला नहीं रहने वाला, ये असल में एक बीज है, और अब जो कहानी है वो इसी बीज के उगने की है। देखते हैं कि इससे विचारों की कॉम्प्ले कैसे फूटती हैं। अच्छा, तो इस नई दुनिया के ना अपने कुछ आसान से उसूल हैं, कुछ नियम, बहुत सिंपल। पहला नियम, जो भी कहानी का हीरो है यानी हमारा मेन टॉपिक, वो हमेशा सेंटर में रहेगा। दूसरा, सारी बातें, सारी चीजें उसी से निकलेंगी, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती हैं। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, इन शाखाओं पर लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखनी है, बस छोटे छोटे इशारे यानी कीवर्ड्स, बस। इस पूरे खेल के यही 3 सीधे साधे नियम हैं। और अब इन्हीं नियमों के साथ यहाँ से पूरी तस्वीर बड़ी होने लगती है। विचारों की शाखाएं जो एक बीज से एक पूरा जंगल उगा देंगी। देखिए कैसे। ये रहा हमारा बीज, भारतीय संविधान, और इससे फूटती है पहली कोम्पल, एक सीधी सी शाखा जिस पर बस एक शब्द लिखा है, विशेषताएं। कोई लंबा चौड़ा वाक्य नहीं, कोई पैराग्राफ नहीं, बस एक ताकतवर इशारा जो सीधा अपनी जड़ से जुड़ा हुआ है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, एक और शाखा निकलती है, संशोधन। अब देखिए, नक्शा अपने आप शक्ल ले रहा है ना? हर बड़ा आइडिया सीधा सेंटर से जुड़ रहा है, और वो जो जंगल वाली धुंध थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। हाँ, इसी पॉइंट पर आकर पूरा खेल समझ आने लगता है। तीसरी शाखा आती है, मूल अधिकार। और अब वो जो शुरुआत वाली घबराहट थी, वो जो शब्दों का घना जंगल था, वो धीरे धीरे आंखों के सामने एक सजे धजे बगीचे में बदल रहा है। एक ऐसा बगीचा जिसका हमें सेंटर भी पता है और सारी दिशाएं भी। और फिर आखिर में चौथी बड़ी शाखा भी जुड़ जाती है, नीति निर्देशक तत्व। अब एक बार जरा उस शुरुआती अफरा तफरी को सोचिए और फिर इस साफ सुथरी तस्वीर को देखिए। है ना कमाल? वो जो जंगल था अब एक नक्शे में बदल चुका है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये कुछ और भी है। अब सीन बदलता है, लेकिन कहानी की डोर वहीं जुड़ी हुई है। जमीन से उठकर नजरें अब आसमान की तरफ जाती हैं। ये है स्मृति का आकाश, जहां ये सारे विचार अब तारों की तरह चमक रहे हैं। असल में ये नक्शा सिर्फ जानकारी को सजाने के लिए नहीं बना था, ये बना था उसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए। और इस जादू के पीछे का राज क्या है? वो है विजुअल मेमोरी, हमारे दिमाग की एक कमाल की शक्ति, जो लिखे हुए लंबे लंबे पैराग्राफ से ज्यादा बनी हुई तस्वीरों को याद रखती है। जब कोई भी जानकारी इस तरह एक तस्वीर की शक्ल में आंखों के सामने आती है ना, तो वो दिमाग में बस छप जाती है। ये रटना नहीं है, ये है देखकर समझना। और यहाँ से हर एक शाखा एक नई कहानी की शुरुआत है। सोचिए, एक कमरा है और उसमें चारों तरफ किताबों और नोट्स का ना एक पहाड़ सा खड़ा है, और उस पहाड़ के बीच में कोई है जो बिल्कुल फंसा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरफ तो है एक बहुत बड़ा मतलब विशाल सिलेबस, और दूसरी तरफ दीवार पर टंगी घड़ी की वो टिक टिक की आवाज जो हर सेकंड के साथ इम्तिहान को और करीब ला रही है। और सामने क्या है? सामने है जानकारी का एक ऐसा महासागर जिसका कोई किनारा ही नजर नहीं आता। मतलब एक घुटन होने लगती है, ऐसा लगता है कि इस समंदर में डूबना तो जैसे तय ही है। लेकिन इसी घबराहट और बेचैनी के बीच ना एक सवाल धीरे से मन में आता है कि क्या सच में हर पन्ना, हर चैप्टर, हर एक शब्द, क्या सबका वजन बराबर है? क्या वाकई में सब कुछ पढ़ना इतना जरूरी है? और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। बात बहुत समय पहले की है। एक इकोनॉमिस्ट थे, नाम था विल्फ्रेडो पारेटो। उन्होंने ठीक ऐसी ही उथल पुथल के बीच एक छिपा हुआ पैटर्न देखा, एक ऐसा राज जो था तो सबके सामने, हर जगह, पर किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। और इसी खोज को नाम मिला पारेटो प्रिंसिपल। ये सिद्धांत बहुत सीधी सी बात कहता है कि दुनिया में लगभग 80% जो नतीजे होते हैं ना, वो सिर्फ 20% वजहों से आते हैं। ये कोई किताबी थियरी नहीं है, ये तो जैसे प्रकृति का एक नियम है। अब जरा इसी सिद्धांत की रोशनी में उस कमरे को फिर से देखते हैं जहां किताबों का वो पहाड़ खड़ा था। जानते हैं ये सिद्धांत वहां क्या कहता है? वो एक तरह से चीख चीख कर कहता है कि इम्तिहान में आने वाले 80% सवाल सिलेबस के सिर्फ 20% हिस्से से ही आते हैं। तो अब सीन बदल जाता है। अब मकसद उस जानकारी के समंदर में बस तैरते रहना नहीं है, बल्कि अब मकसद है उस खजाने तक पहुंचने का एक नक्शा तैयार करना। वो सबसे कीमती 20% हिस्सा, उसे ढूंढ निकालना है जो 80% कामयाबी की गारंटी देता है।
और ये नक्शा बनाने के ना 3 बहुत सीधे सादे कदम हैं। स्टेप 1, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छी तरह से खंगालना है। स्टेप 2, उन टॉपिक्स पर निशान लगाना है जो बार बार मतलब हर साल पूछे जा रहे हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, बाकी सब कुछ एक तरफ रखकर सबसे पहले इन्हीं गिने चुने टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेनी है। और बस इसी पॉइंट पर आकर ना पूरा का पूरा खेल समझ में आने लगता है। ये सिर्फ पढ़ने का एक अलग तरीका नहीं है, नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, एक ऐसी बढ़त। ये तो मेहनत को सही दिशा देने वाला एक सीक्रेट वेपन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ 20% फोकस्ड एफर्ट, मतलब सही जगह पर लगाई गई मेहनत 80% रिजल्ट्स तक पहुंचा सकती है। ये हार्डवर्क पर स्मार्ट वर्क की जीत का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर सबूत है। हाँ, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, इसका मकसद काम से बचना बिल्कुल नहीं है। मकसद है मेहनत की हर एक बूंद को असरदार बनाना, अपनी एनर्जी को यहाँ वहाँ बिखेरने के बजाय उसे ठीक उस जगह पर फोकस करना जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले क्या होता था? बस बिना किसी दिशा के हर चीज को बराबर का वक्त दे के पढ़ते जाना। और अब नया तरीका क्या है? सबसे पहले उस 20% हिस्से पर मास्टरी हासिल करना जहां से जीत लगभग तय होती है। और जैसे ये बदलाव आता है ना, वो सारा शोर, वो घबराहट, वो उथल-पुथल सब धीरे धीरे शांत होने लगता है। किताबों का वो डरावना पहाड़ अब कोई चुनौती नहीं, बल्कि एक मौका नजर आने लगता है। और उस अथाह समंदर में अचानक एक साफ रास्ता दिखाई देने लगता है। एक धीमी रहस्यमयी आवाज हवा में गूंजती है, एक ऐसा राज जो किताबों के पन्नों में कहीं दफन है और बस इंतजार कर रहा है कि कोई उसे खोले। सोचिए, एक कमरा है, हवा में धूल के कण तैर रहे हैं, बाहर से कोई आवाज नहीं, एकदम खामोशी। कमरे के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता, और दरवाजा तोड़ने की इजाजत भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ताला अंदर से लगा है। हाँ, ये कोई मामूली कमरा नहीं है, ये है एक थ्योरी का चैप्टर, शब्दों और तारीखों से इतना भरा हुआ, इतना घना कि लगता है जैसे दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया हो। इसका हर पन्ना एक मजबूत दीवार जैसा है। तो सवाल यही है, इस बंद कमरे का ताला आखिर खुलेगा कैसे? इस उलझे हुए मामले की गुत्थी कैसे सुलझेगी? कौन सा ऐसा औजार है जो इस मजबूत दरवाजे के पार देखने में हमारी मदद करेगा? और यहीं कहानी में एंट्री होती है एक जासूस के गुप्त हथियार की। इसे कहते हैं SQ3R मेथड। ये वो मास्टर की है जो किसी भी बंद कमरे का, किसी भी थ्योरी का ताला खोल सकती है। सर्वेक्षण, प्रश्न, पढ़ना, फिर उसे अपने शब्दों में बयान करना और आखिर में समीक्षा। बस ये 5 कदम और कोई भी रहस्य सुलझ सकता है। तो चलिए जांच शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम है क्राइम सीन का मुआयना करना। इसे हम कहेंगे सर्वेक्षण, यानी पहली नजर में सब कुछ भाप लेना। एक जासूस की तरह अभी हमें गहराई में बिल्कुल नहीं जाना है, बस कमरे का एक चक्कर लगाना है। दीवारों पर क्या लिखा है, कौन सी चीजें अपनी जगह से हिली हुई हैं, मतलब चैप्टर की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, जो शब्द बोल्ड में लिखे हैं और सबसे आखिर में जो समरी दी हुई है, ये सब हमारे पहले सुराग हैं। अच्छा, अब जब हमने सीन देख लिया है तो यही कहानी थोड़ा मोड़ लेती है। अब वक्त है शक करने का, सवाल उठाने का, और यहीं से हमारी असली जांच की नींव रखी जाती है। वो जो सुराग हमें पहली नज़र में मिले थे, यानी हेडिंग्स, अब हम उन्हें सवालों में बदल देंगे। मान लीजिए हेडिंग है अकबर का शासनकाल, तो हमारा सवाल होगा, अच्छा, अकबर के शासनकाल की सबसे ज़रूरी बात क्या थी? हर हेडिंग एक बंद दरवाज़ा है और हमारा सवाल उसकी चाबी। अब सीन बदलता है, लेकिन बात वही जुड़ी रहती है। अब हम सबूत इकट्ठा करने के लिए गहराई में उतर रहे हैं। यह है हमारी गहरी छानबीन, यानी असल में चैप्टर को पढ़ना। देखिए, अब हम बस पढ़ नहीं रहे हैं, हम अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। हर लाइन में, हर पैराग्राफ में हम उन सबूतों को तलाश रहे हैं जो हमारे शक को सही या गलत साबित कर सके। हमारी नजरें अब एक जासूस की नजरें हैं। और इसी बिंदु पर पूरा खेल समझ में आने लगता है। सारे सबूत मिल चुके हैं। अब जासूस उन्हें एक साथ रखकर पूरी कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जासूस अपनी आंखें बंद करता है और बिना केस फाइल देखे वो पूरी कहानी को अपने शब्दों में बयान करता है। तो असली कहानी ये है कि ऐसा करने से जो बिखरे हुए सबूत हैं ना, वो एक धागे में बंध जाते हैं और पता चल जाता है कि असल में हुआ क्या था। केस लगभग सुलझ चुका है, कहानी भी तैयार है, बस अब फाइल बंद करने से पहले एक आखिरी बार सब कुछ जांचना बाकी है। इसे हम कहते हैं
समीक्षा। जासूस अपनी केस फाइल यानी कि हमारे नोट्स को फिर से देखता है। क्या उसके शुरुआती सवाल और आखिर में मिले जवाब मेल खाते हैं? कहीं कोई सुराख छूट तो नहीं गया? ये आखिरी जांच पक्का करती है कि कहानी में कोई झोल नहीं है। तो इस पूरी जासूसी का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें ये जासूस माहिर है, जैसे कि इतिहास, भूगोल या साहित्य। ये वो केस हैं जिन्हें ये चुटकियों में सुलझा देता है। टेबल पर एक पेपर पड़ा है और उस पर झुका हुआ एक चेहरा। सोचिए, एक स्टडी रूम है, रात का समय, टेबल लैम्प की पीली रोशनी किताबों के ढेर पर पड़ रही है और पूरे माहौल में एक अजीब सी गहरी खामोशी है जो सिर्फ एक ही आवाज से टूट रही है। घड़ी की वो टिक टिक जैसे कमरे में गूंज रही हो। सामने जो पेपर पड़ा है वो लगभग हल हो चुका है, लेकिन चेहरे पर कोई जीत का भाव नहीं है, बल्कि एक उलझन है, एक बहुत गहरी, शांत उलझन। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पन्ना जवाबों की नीली स्याही से ज्यादा गलतियों के लाल निशानों से रंगा हुआ था। हर तरफ लाल गोले, टेढ़ी मेढ़ी लाल लकीरें। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जवाबों पर नहीं बल्कि की गई पूरी मेहनत पर ही सवालिया निशान लगा दिया हो। और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। हफ्तों की मेहनत, रात रात भर जाग कर की गई पढ़ाई, उस सब के बाद आखिर ये नतीजा क्यों? कमी कहाँ रह गई? और बस इसी एक सवाल पर कहानी थोड़ा मोड़ लेती है, क्योंकि अब नजरिया बदलने वाला था और नजरिए के बदलते ही पूरा सीन बदलने वाला था। देखिए, पहली नजर में तो वो लाल निशान सिर्फ गलतियां ही दिख रहे थे, एक तरह से नाकामी का सबूत। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीख चीख कर कह रहे हों कि तैयारी अभी अधूरी है, बहुत अधूरी है। लेकिन फिर अचानक एक ख्याल कौंधता है, क्या हो अगर ये गलतियां हो ही नहीं? क्या हो अगर ये एक नक्शा हो, एक गाइड जो भटकने से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए ही बनाया गया हो? और जानते हैं, ये एहसास होते ही उस पेपर का पूरा मतलब ही बदल गया। अब वो एक रिजल्ट नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी। हर गलत जवाब असल में एक इशारा था। वो किताब के उस खास पन्ने का पता बता रहा था, उस टॉपिक का नाम ले रहा था जहां जाकर अब सीन बदलता है। हाथ में अब पेपर नहीं है, बल्कि वो नक्शा है और सामने किताबों का एक जंगल फैला हुआ है। अब सवाल ये था कि इस नक्शे का इस्तेमाल करके इस घने जंगल में सही रास्ते तक आखिर पहुंचा कैसे जाए? सोचिए, हमेशा से तो यही होता आया है ना, किताब को पहले पन्ने से उठाओ और आखिरी पन्ने तक पढ़ते चले जाओ। तो फिर ये तरीका आज गलत क्यों साबित हो रहा था? ये सीधा सा रास्ता आखिर मंजिल तक क्यों नहीं ले जा पा रहा था? क्योंकि रास्ता सीधा था ही नहीं, रास्ता उल्टा था। खेल का नियम ही कुछ और था। पहला नियम, पढ़ाई शुरू करने से भी पहले एक पुराना पेपर हल करो। और दूसरा, सबसे जरूरी नियम, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ो जहां तुम्हारे जवाब गलत हुए हैं। और यहीं पर पूरा खेल समझ में आने लगता है। जो पारंपरिक तरीका है वो कहता है पहले सब कुछ पढ़ लो फिर पेपर हल करो, लेकिन ये रिवर्स मेथड कहता है नहीं, पहले पेपर हल करो ताकि ये पता चले कि असल में पढ़ना क्या है। मतलब ये आपको पूरी किताब पढ़ने की मेहनत से बचाकर सीधा उस जगह पर ले जाता है जहां मेहनत की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जब ऐसा होता है ना, तो पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं रहती, वो एक मिशन बन जाती है। एक ऐसा मिशन जहां हर कदम, हर मिनट सीधा निशाने पर लगता है। इसी को कहते हैं टारगेटेड स्टडी। अपना सारा समय और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उन कमजोर हिस्सों पर लगाना जिन्हें उस गलतियों के नक्शे ने आपके सामने लाकर रख दिया है। जो पहले से आता है उस पर बार बार वक्त बर्बाद करना ही नहीं है। और ये काम क्यों करता है? जाहिर है ये समय बचाता है, ये आपकी एनर्जी को भटकने नहीं देता, उसे सही जगह पर फोकस करता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक एक करके आपकी कमजोरियों को आपकी ताकत में बदल देता है। और जो आपको पहले से पता है उस पर आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है। अब उस स्टूडेंट के सामने वही किताबें थीं, वही टेबल लैंप, वही कमरा, लेकिन अब नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अब मकसद किताब के पन्ने पलटना नहीं था, मकसद तो उन सही पन्नों तक पहुंचना था जिनका पता उस लाल स्याही वाले नक्शे ने दिया था। रात का दूसरा पहर, टेबल पर किताबों का पहाड़ और उस पहाड़ के नीचे दबा एक स्टूडेंट। हवा में एक अजीब सा तनाव है और घड़ी की सुइयां वो जैसे दौड़ रही हैं। हर किताब, हर पन्ना एक चुनौती की तरह उसके सामने खड़ा है। सिलेबस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल की धड़कनें घड़ी की सुई के साथ ताल मिला रही हैं और हर टिक टिक की आवाज उस बढ़ते हुए प्रेशर का ऐलान कर रही है। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, ये सब
ये सब कुछ सिर्फ एक रात में? कैसे होगा? कल सुबह तक ये सब याद भी कैसे रहेगा? नहीं, ये तो नामुमकिन है। हताशा धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। ये सिर्फ पढ़ने का दबाव नहीं था। नहीं, ये एक चक्रव्यूह था। एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें हर चैप्टर एक नया और ज्यादा उलझा हुआ रास्ता लगता था और बाहर निकलने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। और फिर ठीक उसी हताशा के बीच एक पल आया। घबराहट के खिलाफ जैसे एक बगावत हुई, एक फैसला कि अब इस डर के आगे नहीं झुकना है। उसने हिम्मत करके सारी किताबों को एक तरफ धकेल दिया। जरूर कोई तो इससे बेहतर, कोई तो स्मार्ट तरीका होना ही चाहिए। और यहीं से कहानी थोड़ा मोड़ लेती है। उसे एक नया रास्ता मिलता है, एक ऐसा सुराग जो हमेशा से वहीं था, उसी उथल-पुथल के बीच, आंखों के ठीक सामने छिपा हुआ। एक ऐसा सुराग जो इस पूरे चक्रव्यूह को भेदने की ताकत रखता था। और उस सुराग का नाम था हैंड रिटन नोट्स टेक्निक। अब ये सिर्फ लिखने का कोई तरीका नहीं, ये एक हथियार था। एक ऐसा हथियार जो जानकारी के समंदर को कुछ बूंदों में समेटने की कला सिखाता है। उसने एक कोरा कागज उठाया। अब लक्ष्य किताब को कॉपी करना नहीं था, बल्कि उसे समझना था। इतनी गहराई से समझना कि पूरे के पूरे चैप्टर का सार सिर्फ चंद लाइनों में निचोड़ा जा सके। पहला नियम बहुत सीधा था, जितना छोटा उतना ही ज्यादा असरदार। अब सीन बदलता है, लेकिन बात वहीं से जुड़ी रहती है। नोट्स छोटे बनेंगे कैसे? यहीं से शुरू होता है शब्दों का असली खेल, उनकी छुपी हुई भाषा को समझने का। अब वो पूरे वाक्य नहीं लिख रहा था, नहीं, वो सिर्फ वो शब्द चुन रहा था जो पूरे पैराग्राफ की आत्मा थे। मतलब 1857 का विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा सिपाही विद्रोह था। लिखने के बजाय अब वो बस लिख रहा था 1857 विद्रोह, मेरठ, सिपाही, ब्रिटिश। बस ये 4 शब्द ही पूरी कहानी को वापस बुलाने के लिए काफी थे। धीरे धीरे वो सादे कोरे पन्ने एक रंगीन नक्शे में बदलने लगे। अब वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी, जिसे रंगों से सजाया जा रहा था। हर रंग का अपना एक कोड था, अपना एक मतलब। जैसे लाल रंग तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मुझे भूलना मना है। नीला रंग सारे आंकड़ों और फॉर्मूलों के लिए था। हरा रंग परिभाषाओं के लिए और नारंगी उदाहरणों के लिए। जानकारी अब बोरिंग फैक्ट्स की लिस्ट नहीं रही, बल्कि आपस में जुड़े हुए आइडियाज का एक विजुअल नेटवर्क बन गई थी। अब उस मेज का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। जहां कुछ घंटे पहले किताबों का पहाड़ और घबराहट थी, वहां अब सिर्फ कुछ रंगीन ऑर्गेनाइज्ड पन्ने थे। बिखराव की जगह अब व्यवस्था थी और डर की जगह एक क्लैरिटी थी। तकनीक अब हाथ में थी, चक्रव्यूह का नक्शा तैयार था। सारी मेहनत, सारी स्ट्रैटेजी इसी एक पल के लिए तो थी। इस तकनीक की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। और नतीजा हैरान करने वाला था। जिस चैप्टर को पढ़ने में घंटे लग जाते थे, इन नोट्स की मदद से वो सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज हो रहा था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 10 मिनट। और इसी बिंदु पर पूरा खेल समझ में आने लगता है। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, एक जीत का एहसास। अब रिवीजन घंटों का नहीं, मिनटों का खेल है। सुबह हो चुकी थी, वो परीक्षा हॉल की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में किताबों का बोझ नहीं था, नहीं, सिर्फ वो कुछ रंगीन पन्ने थे, और उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तो कहानी शुरू होती है एक लड़ाई से, एक ऐसी लड़ाई जो हर रोज हर स्टडी टेबल पर लड़ी जा रही है। चलिए सीधे चलते उस सीन में जहां ये सब हो रहा है। जरा सोचिए, रात के 10 बज रहे हैं, चारों तरफ एकदम शांति है। टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी बस किताब के पन्नों पर पड़ रही है। माहौल पढ़ाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इरादा भी पक्का है कि आज ये चैप्टर खत्म करके ही उठना है। पर ये जो शांति दिख रही है ना, ये बस एक छलावा है। असल में वो टेबल एक जंग का मैदान बन चुकी है। एक ऐसी जंग जहां सबसे कीमती चीज दांव पर लगी है, और वो है हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता। और इस शांति के किले पर हमला होने ही वाला है। और पता है दुश्मन कौन है? कोई बाहर से नहीं आ रहा। दुश्मन तो पहले से ही उस टेबल पर मौजूद है, एक छोटी सी डिवाइस के अंदर। और ये लीजिए, हमला शुरू। फोन की स्क्रीन से एक के बाद एक तीर चल रहे हैं। पहला हमला इंस्टाग्राम की तरफ से, एक नई रील का नोटिफिकेशन। दूसरा, व्हाट्सएप पर दोस्तों के ग्रुप से कोई मजेदार बात चल रही है। और तीसरा, सबसे खतरनाक,
YouTube शॉर्ट्स का वो अंतहीन चक्रव्यूह जिसमें एक बार कोई फंसा तो निकलना बहुत मुश्किल है। और फिर मन में वो छोटी सी आवाज आती है, अरे बस 1 मिनट ही तो लगेगा, क्या फर्क पड़ता है। पर सच तो ये है कि ये जो बस 1 मिनट है ना, ये वो सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और तब तक फोकस की डोर कट चुकी होती है। और बस फिर आती है वो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग, वो झुंझलाहट। किताब तो सामने खुली है पर दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, और सवाल बस एक ही उठता है, क्या ऐसे हो पाएगी पढ़ाई? और ठीक यहीं कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब ये एहसास होता है कि पुराने तरीकों से ये जंग नहीं जीती जा सकती। अब दुश्मन को उसी के हथियार से हराना होगा। रणनीति बदलने का वक्त आ गया है। तो अब देखिए, लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल गया है। पहले जहां ध्यान बस बिखरता रहता था हर एक नोटिफिकेशन पर, अब उसकी जगह एक डिजिटल ढाल खड़ी कर दी गई है। एक ऐसा कवच जो बाहरी हमलों से फोकस की पूरी तरह से रक्षा करेगा। और ये ढाल, ये कवच बनता है 2 बहुत ही मजबूत कदमों से। पहला कदम, एक ऐप ब्लॉकर का इस्तेमाल, मतलब ध्यान भटकाने वाले सारे दरवाजे ही बंद। और दूसरा, स्टडी मोड को ऑन करना। ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये एक ऐलान है। अब ये स्टडी मोड सिर्फ फोन को साइलेंट करना नहीं है, नहीं, इसका मतलब समझिए, ये एक इरादा है, एक फैसला कि डिजिटल दुनिया के शोर को अब चुप कराना है और ज्ञान की दुनिया की आवाज को और तेज करना है। ये अपने कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेना है। और बस इसी एक फैसले के साथ एक नया दौर शुरू होता है। एक ऐसा दौर जहां ध्यान भटकता नहीं बल्कि और भी गहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा शोर अब खत्म हो चुका है। अब जरा वापस उसी टेबल के सीन को देखिए, क्या दिख रहा है? अब वहां कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई हमला नहीं, बस वो वाली असली शांति है जो शुरू में होनी चाहिए थी। किताब है और पढ़ने वाला है। अब जो हो रहा है ना, उसे कहते हैं फ्लो की स्टेट। मतलब विचारों की एक नदी है जो बिना किसी रुकावट के बह रही है। एक कॉन्सेप्ट दूसरे से अपने आप जुड़ रहा है और चीजें दिमाग में आसानी से बैठ रही हैं। असल में तो यही चाहिए था। तो इस सब का नतीजा क्या हुआ? कमाल की बात है कि नतीजा सिर्फ एक नंबर में छिपा है, 2 गुना। जी हाँ, फोकस सीधा दुगना। मतलब जितनी देर में पहले 1 पेज होता था, अब आराम से 2 पेज हो रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट समझने में 1 घंटा लगता था, वो अब आधे घंटे में ही साफ हो रहा है। ये है उस एक सही फैसले की ताकत। और अब उस कमरे में और कोई आवाज नहीं है, न कोई बीप, न कोई रिंगटोन, सिर्फ और सिर्फ एक आवाज, किताब के पन्ने पलटने की वो धीमी सी सुकून देने वाली आवाज। कहानी यहीं रुक जाती है, पर असल पढ़ाई वो तो अब शुरू हुई है। शब्द है कि आंखों के सामने से बस बहते जा रहे हैं, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट, और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है। एक अजीब सा सुकून है ना? जैसे दिमाग में सब कुछ सीधे सीधे उतरता जा रहा हो। ये वो पल है जहां लगता है कि बस महारत हासिल हो ही चुकी है। तो कहानी का पहला सीन कुछ ऐसा है। एक टॉपिक पढ़ा जा रहा है, पूरी लगन से, पूरे ध्यान से, और कॉन्फिडेंस वो तो एकदम आसमान पर है। ऐसा लग रहा है कि इस विषय से कहीं से भी सवाल आ जाए, जवाब तो तैयार ही है। पर ये तूफान से ठीक पहले वाली शांति है। ज्ञान का ये एहसास असल में बस एक भ्रम है। और ठीक इसी पल कहानी एक मोड़ लेती है। एक आवाज आती है, धप, किताब बंद हो गई। जानकारी का वो जो आरामदायक बहाव था ना, वो अचानक रुक गया है। जो कुछ भी बाहर से दिमाग में आ रहा था, वो रास्ता अब बंद है। अब जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग के अंदर है। अब सीन बदलता है। सामने है एक कोरा कागज, बिल्कुल खाली, सफेद। ये कोई मामूली कागज नहीं है, ये एक आईना है जो सच दिखाने वाला है। ये वो मैदान है जहां असली लड़ाई लड़ी जानी है। दिमाग में जो कुछ था, उसे अब इस कोरेपन का सामना करना ही होगा। एक पल की खामोशी छा जाती है। वो सारा का सारा आत्मविश्वास अचानक कांपने लगता है। जो कुछ पढ़ा था वो सब गया कहाँ? वो सारी लाइनें, वो सारे फैक्ट्स, सब कुछ इतना धुंधला क्यों लग रहा है? वो कोरा कागज एक सवाल की तरह घूर रहा है, मानो पूछ रहा हो, अब बताओ दिमाग में आखिर बचा क्या है? और फिर शुरू होती है असली मेहनत।
जो भी टूटा फूटा आधा अधूरा जैसा भी याद है उसे कागज पर उतारने की जद्दोजहद। यहाँ सोचना नहीं है, सजाना नहीं है, बस दिमाग को निचोड़कर हर वो बूंद निकाल लेनी है जो याददाश्त में कहीं छिपकर बैठी है। ये लिखने का नहीं बल्कि याद करने का असली संघर्ष है। तो अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर आ पहुंचती है। कागज पर कुछ निशान बन चुके हैं, कुछ शब्द उतर चुके हैं। अब वक्त है सच का सामना करने का। वक्त है उस किताब को वापस लाने का जिससे ये पूरा सफर शुरू हुआ था। इसी बिंदु पर पूरा खेल समझ में आने लगता है। किताब फिर से खुलती है और अब दो चीजें आमने सामने हैं। एक तरफ वो जो दिमाग को लगा कि उसे याद है और दूसरी तरफ वो जो सच में किताब में लिखा था। मिलान शुरू होता है। जैसे ही तुलना शुरू होती है, एक एक करके परतें खुलने लगती हैं। अरे, कहाँ पर एक जरूरी पॉइंट छूट गया? कहाँ एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल गलत समझ लिया गया? और कौन सी डिटेल तो दिमाग से पूरी तरह गायब ही हो गई? कागज पर लिखी बातें और किताब की सच्चाई के बीच का फासला अब साफ साफ दिखने लगता है। और यही है वो पल जब हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत होती है। जी हाँ, ये कोई नाकामी नहीं, ये एक खोज है। ये वो एक्सरे रिपोर्ट है जो साफ साफ बता रही है कि दिमाग के किस हिस्से में जानकारी मजबूत है और कहाँ अभी भी कमजोरी है। इस टकराव के बाद जो बचता है वो है मजबूती। इस लड़ाई से गुजरने के बाद ज्ञान अब सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं रहता, बल्कि वो गढ़ा हुआ बन जाता है। जो कमियां दिखी थी वो अब भर चुकी हैं, जो कुछ धुंधला था वो अब एकदम साफ हो चुका है। जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा इनाम क्या है? यही वो जो संघर्ष था ना, दिमाग पर जो जोर डाला गया था, असल में उसी ने याददाश्त की नसों को फौलाद बना दिया है। ज्ञान अब दिमाग की सतह पर तैर नहीं रहा, बल्कि उसकी गहराइयों में अंकित हो चुका है। अब वो कोरा कागज दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी लगता है। अब आत्मविश्वास खोखला नहीं, कमाया हुआ महसूस होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस एक पड़ाव था। नजरें उठती हैं और एक नया सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। और अगला टॉपिक? रात के 2 बज रहे हैं। मेज पर किताबें खुली पड़ी हैं, पर दिमाग वो तो जैसे बंद हो चुका है। घंटों से एक ही जगह बैठे रहने के बाद भी हर शब्द धुंधला सा लग रहा है, जैसे किसी ऐसी भाषा में लिखा हो जो आती ही नहीं। और इस धुंध के बीच ना एक हताशा है, एक गहरी चुपचाप चुभने वाली हताशा। ऐसा लग रहा है मानो दिमाग और किताब के पन्नों के बीच एक शीशे की दीवार खड़ी हो गई हो। जानकारी अंदर जाने की कोशिश तो कर रही है, पर उस दीवार से टकराकर बस वापस लौट रही है। और पढ़ने की हर अगली कोशिश उस दीवार को और मजबूत बनाती जा रही है। आंखें जल रही हैं, कमर में हल्की हल्की अकड़न है, और हर गुजरते पल के साथ एक सच और ज्यादा साफ होता जा रहा है कि एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा। शब्द बस आंखों के सामने से तैर कर निकल रहे हैं, पर दिमाग के किसी कोने में ठहर नहीं पा रहे। और फिर अंदर से वो सवाल उठता है जो सब कुछ बदल देगा। मैंने ये चैप्टर 3 बार पढ़ लिया है, फिर मुझे याद क्यों नहीं हो रहा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस अदृश्य दीवार से टकराकर टूटने की पहली आवाज है। ये इस एहसास की शुरुआत है कि शायद मेहनत गलत दिशा में जा रही है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। उस हताशा के पल में एक एहसास जन्म लेता है कि शायद रास्ता ही गलत है। शायद बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहने से बात नहीं बनेगी, कुछ अलग तरीका अपनाना होगा। और तभी एक नए विचार की रोशनी दिखती है, रिट्रीवल प्रैक्टिस। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान को दिमाग में डालने की कोशिश मत करो, बल्कि जो पहले से अंदर है उसे जबरदस्ती बाहर खींचने की कला सीखो। ये दिमाग के लिए कसरत है, सिर्फ जानकारी का ढेर लगाना नहीं। तो ये जो नया रास्ता है, ये एक तरह की दिमागी वर्जिश है। अब तक क्या हो रहा था? चुपचाप पढ़ना, यानी पैसिव रीडिंग। अब बारी है जहन में जो कुछ भी है उसे बाहर निकालने की, यानी एक्टिव रिकॉल की। अब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि दिमाग को चुनौती देकर उससे जवाब निकलवाने का समय आ गया है। और इस वर्जिश के 3 बहुत ही सरल कदम हैं। पहला, किताब बंद कर दो और याद करने की कोशिश करो कि अभी अभी क्या पढ़ा था। दूसरा, जो भी पढ़ा है उससे जुड़े सवाल खुद से ही पूछो। और तीसरा, अपना खुद का एक छोटा सा टेस्ट बनाओ। खुद का टेस्ट बनाने का मतलब क्या? अरे कुछ भी। पढ़े हुए टॉपिक पर 4-5 मल्टीपल चॉइस सवाल बना लिए, या फिर एक सादा कागज लेकर जितना भी याद आ रहा है सब कुछ लिख डाला। और सबसे मजेदार तरीका,
सामने रखी खाली कुर्सी को ही अपना स्टूडेंट मान लिया और उसे पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझाने की कोशिश की जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अब सीन बदलता है। इस नई प्रैक्टिस की कुछ ही घंटों के बाद पहली झलक दिखनी शुरू होती है। एक छोटा सा बदलाव, लेकिन वो उस शीशे की दीवार में आई पहली दरार की तरह है। सोचिए, जहां पहले जवाब जबान पर आकर अटक जाता था, वहीं अब सवाल देखते ही जवाब दिमाग में बिजली की तरह कौंध जाता है। ये सिर्फ याददाश्त नहीं है, ये खोए हुए आत्मविश्वास की वापसी है। और ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है। कई स्टडीज बताती हैं कि ये जो एक्टिव रिकॉल है ना, ये लंबे समय तक याद रखने की क्षमता और याद करने की स्पीड को 30% तक बढ़ा सकता है। ये कोई मामूली सुधार नहीं है, ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? यही कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, और मांसपेशी सिर्फ उसे आईने में देखने से नहीं बनती, उसे वजन उठाना पड़ता है। बार बार पढ़ना आईने में अपनी मांसपेशी को देखने जैसा है, और रिट्रीवल प्रैक्टिस वो असल में वजन उठाने जैसा है। हर बार जब आप कुछ याद करते हैं, आप एक और रैप लगा रहे होते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे नहीं, ये तो बस तैयारी है। रात की वो मेहनत, वो नई तकनीक, वो बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, ये सब एक आने वाले बड़े दिन के लिए है। असली परीक्षा तो अभी बाकी है। जब असली इम्तिहान का दिन आएगा, जब सामने क्वेश्चन पेपर होगा और घड़ी की सुइयां तेजी से दौड़ रही होंगी, तब क्या होगा? रात के 10 बजे हैं। कमरा एकदम शांत है, इतनी खामोशी कि घड़ी की टिक टिक की आवाज भी ना बहुत भारी लग रही है। टेबल लैम्प की हल्की पीली रोशनी किताबों के ढेर पर पड़ रही है, और इन्हीं पन्नों के बीच एक मजबूत इरादा बन रहा है। और इरादा बिल्कुल साफ है। अगले 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट, मतलब एक एक चैप्टर, हर एक फॉर्मूला आज खत्म करके ही उठना है। और बस कहानी का पहला सीन शुरू होता है। 3 घंटे, एक कमरा और एक दिमाग जो ये जंग जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये एक मैराथन है जिसमें फिनिश लाइन तक पहुंचना ही सब कुछ है। तो पहला घंटा जोश, एकदम टॉप पर। लेकिन जैसे ही दूसरा घंटा शुरू होता है, फोकस धीरे धीरे डगमगाने लगता है। पन्नों पर लिखे अक्षर धुंधले से लगने लगते हैं और दिमाग है कि बस इधर उधर भटक रहा है। जो प्लान एक मजबूत किले जैसा लग रहा था, वो अब थकान और बोरियत की दीवारों में बदल गया है। और ठीक यहीं पर कहानी एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी मोड़ लेती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर इस कहानी की स्क्रिप्ट ही बदल दी जाए? अगर इस 3 घंटे की मैराथन को दौड़ने का तरीका ही कुछ और हो तो? और इसी सवाल के जवाब में ना एक नई टेक्निक सामने आती है, इंटरलीविंग, जिसे हम मिक्स स्टडी मेथड भी कह सकते हैं। इसका मतलब है एक ही स्टडी सेशन में कई अलग-अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ही सफर में कई अलग-अलग रास्तों से गुजरना। तो अब सीन बदलता है, लेकिन कहानी और उसका किरदार वो वही है, बस इस बार रणनीति नई है। नई स्क्रिप्ट कुछ इस तरह है। पहले 1 घंटे मैथ के सवालों से जूझना, फिर अगले घंटे हिंदी की कविताओं की दुनिया में खो जाना, और फिर तीसरे घंटे एनवायरनमेंट के रहस्यों को सुलझाना। हर घंटे एक नई दुनिया, एक नई चुनौती। और बस इस छोटे से बदलाव के साथ ही कहानी में एक ऐसा पल आता है, वो पल जब सब कुछ आईने की तरह साफ दिखने लगता है। इसी पॉइंट पर पूरा खेल समझने आने लगता है कि असली लड़ाई तो फोकस से थी ही नहीं। लड़ाई तो एक ही जगह पर, एक ही चीज से टिके रहने की बोनियत से थी। अब दिमाग थका हुआ नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा ताज़ा महसूस कर रहा है। एक सब्जेक्ट से दूसरे पर जाना, पता है कैसा है? जैसे एक लंबी ड्राइव के बीच एक ठंडी हवा का झोंका आ जाए। कॉन्सेप्ट्स अब आपस में उलझ नहीं रहे हैं, बल्कि अलग अलग एंगल से देखने पर और मजबूत हो रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे सब्जेक्ट्स बदलना दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है, जो उसे एक्टिव और एंगेज रखता है। बस लड़ाई जीतने का तरीका ही बदल गया था। घड़ी में अब रात का 1 बज चुका है। कमरा वही है, किताबें भी वही हैं, लेकिन माहौल में अब थकान नहीं, एक अजीब सा सुकून है। और कल की कहानी, वो तो अभी शुरू होनी बाकी है। ये एक ऐसा मैदान है जहां खेल पहले से ही चल रहा है। चारों तरफ अनगिनत सवाल हैं जो बस अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर एक टुकड़ा एक चुनौती है, एक पहेली। जरा सोचिए, ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जो ज्ञान के अनगिनत कार्ड से बनी है।
हर कार्ड पर एक सवाल लिखा है जो बस पूछे जाने के इंतजार में है। कुछ आसान है, कुछ मुश्किल, लेकिन हर एक का अपना एक सफर तय है। और इस दुनिया का, इस पूरे खेल का भी एक नाम है, लाइटनेस सिस्टम। लेकिन इसे कोई तकनीक मत समझिए, ये तो इस मैदान के नियम हैं। वही नियम जो तय करते हैं कि कौन सा कार्ड आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। और देखिए, हर खेल का कोई न कोई बनाने वाला तो होता ही है। इस दुनिया की रचना की है सेबेस्टियन लाइटनर ने। वही इस खेल के आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने हर नियम को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। इस बहुत बड़े मैदान में हर कार्ड की किस्मत ना बस एक ही धागे से बंधी हुई है। एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली नियम, जो हर कार्ड के अगले कदम की दिशा तय करता है। और वो नियम ये है, अगर सवाल का जवाब सही दिया तो कार्ड अपनी यात्रा में एक कदम आगे बढ़ जाएगा, अगले बॉक्स में। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो उसे वापस वहीं भेज दिया जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी, यानी बिल्कुल पहले बॉक्स में। तो चलिए अब इस भीड़ में से एक किरदार से मिलते हैं। ये एक ऐसा कार्ड है जिस पर एक मुश्किल सवाल लिखा है, एक ऐसा टॉपिक जो बार बार दिमाग से निकल जाता है। समझिए कि हमारी कहानी का हीरो यही है। अब बारी आती है इसके इम्तिहान की। सवाल सामने आता है, पर जवाब याद नहीं आता। एक और कोशिश नाकाम हो जाती है। ये वो पल है जब इसे अपनी कमजोरी का फिर से एहसास होता है। और खेल के नियम बहुत सख्त हैं। गलती की कोई माफी नहीं। नतीजा वही होता है जो तय था। ये कार्ड वापस अपनी यात्रा की शुरुआत में पहुंच जाता है, बॉक्स नंबर 1 में। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहीं से ये दिलचस्प होना शुरू होती है, क्योंकि ये कार्ड जितनी बार गलती करेगा उतनी ही जल्दी उसे फिर से सामने लाया जाएगा। ये एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र की तरह है, जो उसे बार बार अपनी कमजोरी से लड़ने पर मजबूर करता रहता है। अब सीन बदलता है। इस मैदान में सिर्फ ऐसे ही किरदार नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका सफर बिल्कुल अलग है। वो कार्ड्स जिन पर लिखे सवाल अब अच्छी तरह से याद हो चुके हैं। देखिए, दोनों की दुनिया कितनी अलग है। एक तरफ हमारा कमजोर टॉपिक है जो बार बार पहले बॉक्स में लौट कर आता है और इसीलिए बार बार पूछा जाता है, और दूसरी तरफ मजबूत टॉपिक है जो हर सही जवाब के साथ आगे बढ़ता जाता है और इसीलिए वो अब कम सामने आता है। और बस इसी एक पल में ना इस पूरे खेल का असली मकसद साफ हो जाता है। ये सिस्टम कमजोरियों को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बार बार सामने लाकर मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। क्योंकि असली लड़ाई तो उसी से है जो याद नहीं रहता। कई नाकाम कोशिशों के बाद वो दिन भी आता है जब हमारा किरदार, हमारा वही कमजोर टॉपिक एक बार फिर सामने खड़ा होता है। ये एक और परीक्षा है, और शायद आखिरी। और इस बार कुछ अलग होता है। लगातार लड़ने के बाद, बार बार दोहराए जाने के बाद जवाब सही होता है। वो बाधा जो अब तक उसे रोके हुए थी, आखिरकार पार हो जाती है। और इस जीत के साथ ही हार का वो चक्र टूट जाता है। अब इसे वापस नहीं भेजा जाएगा। अब इसका सफर आगे की ओर शुरू होता है, दूसरे बॉक्स की ओर, एक नए पड़ाव की ओर। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई ज़रूरी काम टालते रहते हैं, मतलब शुरू ही नहीं कर पाते। तो चलिए आज इसी टाल-मटोल से निपटने का एक बहुत ही सिंपल पर ज़बरदस्त तरीका देखते हैं, 2 मिनट रूल। चलिए एक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जो हम सबने कभी न कभी फेस की है। पढ़ने बैठने का टाइम है या कोई और ज़रूरी काम है, पर मन ही नहीं कर रहा। दिमाग है कि बस बहाने पे बहाना बनाए जा रहा है। और पता है, ऐसा फील करना एकदम नॉर्मल है। ये कोई अनोखी बात नहीं, ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रगल है। बस वो शुरू करने की जो हिचकिचाहट होती है ना, वही हमें सबसे ज़रूरी कामों से रोक देती है। सच तो यही है, काम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबसे मुश्किल पता है क्या होता है? उसे शुरू करना। बस वो पहला कदम उठाना, वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो सवाल ये है कि इस बड़ी रुकावट को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब है सिर्फ 2 मिनट का नियम। हाँ, सुनने में ये बहुत ही सीधा साधा लगता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा असरदार है। तो आखिर ये 2 मिनट रूल है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। कोई भी काम जिसे आप टाले जा रहे हैं, उसे बस सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू कर दीजिए। चाहे वो किताब का सिर्फ एक पैरा पढ़ना हो या बस वॉक पे जाने के लिए जूते पहनना हो। दैट्स इट, बस 2 मिनट। और इस रूल की सबसे मज़ेदार बात पता क्या है? यहाँ गोल काम को ख़त्म करना है ही नहीं, गोल है सिर्फ उसे शुरू करना।
और जैसे ही हम ये सोचते हैं ना, हमारे दिमाग से सारा प्रेशर गायब हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है? इसके पीछे है मोमेंटम का जादू। देखिए, फिजिक्स का एक बेसिक सा नियम है कि कोई चीज जो चल रही है वो चलती ही रहना चाहती है। और कमाल की बात यह है कि यही नियम हमारी आदतों पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। और यहीं पर असली मैजिक होता है। एक बार जब कोई काम शुरू हो जाता है, भले ही सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसे जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। और अक्सर होता यह है कि वो 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट नहीं रहते। वो 2 मिनट कब 30 मिनट में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। सोचा तो बस शुरू करने का था, लेकिन एक बार जब काम में लग गए तो मोमेंटम आपको अपने साथ आगे खींच लेता है और आप बस उसी फ्लो में काम करते चले जाते हैं। तो पूरा प्रोसेस क्या हुआ? बहुत ही आसान। स्टेप 1, बस 2 मिनट के लिए शुरू करो। स्टेप 2, उससे एक मोमेंटम बन जाएगा। और स्टेप 3, आप खुद हैरान हो जाओगे कि काम आराम से 30 मिनट या शायद उससे भी ज्यादा लंबा खिंच गया है। तो इस छोटे से नियम को अपनी आदत बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मतलब लॉन्ग टर्म में इससे क्या हासिल होता है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा असली दुश्मन वो काम नहीं है। असली दुश्मन है उस काम को शुरू करने में जो हम हिचकिचाते हैं, वो टालम-टोल की आदत। असली प्रॉब्लम वही है। और ये 2 मिनट रूल सीधा उसी दुश्मन पर हमला करता है। हर बार जब आप सिर्फ 2 मिनट के लिए भी कोई काम शुरू करते हैं ना, तो आप असल में उस टाल-मटोल की आदत को हरा रहे होते हैं। और नतीजा, धीरे धीरे ये आदत ही जड़ से खत्म हो जाती है। तो अब बस एक सवाल, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू किया जा सकता है? जरा सोचिए और बस शुरू हो जाइए। एक दिन और उसका हिसाब, ये वो हिसाब है जो हर सुबह खुलता है और हर रात बंद हो जाता है। तो कहानी का पहला सीन, सुबह का पहला पहर, ये वो वक्त है जब दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बाजी खेली जानी है। यहाँ हर एक चाल, हर एक फैसला बहुत मायने रखता है। सोचिए, सुबह के 6 बजे हैं, बाहर एकदम सन्नाटा, लेकिन अंदर दिमाग अपनी पीक पर है, एकदम फुल पावर, शांत, फोकस्ड, किसी धारदार हथियार की तरह तैयार। और ठीक इसी वक्त मैदान में उतारा जाता है सबसे तगड़ा विरोधी, यानी हमारा कठिन विषय। ये एक प्लान्ड मूव है, एक सोची समझी लड़ाई, जहां सबसे ताकतवर हथियार का सामना होता है सबसे मजबूत चुनौती से। मुकाबला एकदम बराबरी का। और यहीं कहानी थोड़ा मोड़ लेती है। सीन बदलता है। सुबह की जो तेजी थी ना, वो अब धीरे धीरे एक ठहराव में बदल रही है। दोपहर का वक्त, सूरज ठीक सिर पर। अब वो सुबह वाली फ्रेशनेस, वो तेजी जा चुकी है। ये तो देखिए एक नेचुरल साइकिल है। एनर्जी का फ्लो अब धीमा पड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे कहानी की रफ्तार भी थोड़ी सी थम गई हो। तो ऐसे में क्या होता है? एक थका हुआ दिमाग बड़ी चुनौतियों से भिड़ता नहीं है, वो एक समझदारी वाला समझौता करता है। तो अब मैदान में उतारा जाता है एक हल्का विषय। यहाँ मकसद जंग जीतना नहीं, मकसद है मैदान में टिके रहना। और फिर रात होती है। दिन का सारा शोर, सारी भाग दौड़, सब शांत। अब नई लड़ाइयों का वक्त नहीं है। अब वक्त है दिन भर की कहानी को एक आईने में देखने का। यही है रात का आईना। और इस आईने में जो दिखाई देता है ना, उसी को कहते हैं रिवीजन। देखिए, रिवीजन का मतलब सिर्फ पन्ने पलटना नहीं है। ये दिन भर की कहानी को दोबारा जीने की कला है, ताकि जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी सीखा, वो यादों में पक्का हो जाए, हमेशा के लिए। सुबह की वो लड़ाई, दोपहर का वो समझौता और रात का ये आईना। देखने में ये 3 अलग अलग सीन लगते हैं ना, पर असल में ये एक ही कहानी के 3 हिस्से हैं, एक ही गहरे रहस्य का हिस्सा। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? सुबह की ये जंग, दोपहर का ये बदलाव, रात का ये हिसाब किताब, मतलब इस पूरी रूटीन का असली मकसद क्या है? और बस इसी पॉइंट पर आकर पूरा खेल समझ में आने लगता है। इस पूरी कहानी का, इस दिनचर्या का, हर एक फैसले का बस एक ही मकसद है, अपनी एनर्जी के हिसाब से पढ़ाई करना। देखिए, बात बहुत सीधी है। हमारा दिमाग 24 घंटे एक जैसा काम नहीं करता। तो रणनीति क्या है? अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी को सबसे मुश्किल काम पर लगाओ, और जब एनर्जी नेचुरली कम हो तो काम को भी उसी के हिसाब से बदल दो। यही जीत का सबसे सिंपल फॉर्मूला है। तो क्या इसका मतलब दिन का हिसाब पूरा हो गया? क्या बस अपनी एनर्जी को मैनेज कर लेना ही हर चुनौती का जवाब है? या
कहानी अभी बाकी है। सवाल अधूरा छोड़ते हैं कि क्या सिर्फ ऊर्जा को साधना ही सब कुछ है? रात का गहरा सन्नाटा, चारों तरफ बस किताबें ही किताबें बिखरी पड़ी हैं और उनके बीच एक स्टूडेंट बिल्कुल खोया हुआ, बस एक ही कोशिश चल रही है, किसी तरह ये सारी जानकारी दिमाग में बैठ जाए। ये एहसास शायद हम सबने कभी न कभी महसूस किया है ना? जब पढ़ते पढ़ते पन्नों पर लिखे शब्द बस धुंधले से लगने लगते हैं, सब कुछ आपस में घुल मिल जाता है और लगता है कि दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। और फिर शुरू होता है वो सिलसिला, एक ही पैराग्राफ को बार बार और बार बार पढ़ना, इस उम्मीद में कि शायद इस बार कुछ समझ आ जाए। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर सीखने वाले उलझ जाते हैं। मेहनत तो खूब होती है, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक बिल्कुल अलग सोच। क्या हो अगर जानकारी लेने के बजाय उसे देने की कोशिश की जाए? मतलब सीखने वाले की कुर्सी छोड़कर सिखाने वाले की जगह खड़े होने का ख्याल। और ये ख्याल एक बहुत ही सीधे साधे निर्देश से आता है, जो कुछ सीखा है उसे किसी दोस्त को समझा दो। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर सच तो ये है कि इसी एक लाइन में एक पूरी नई तकनीक छिपी हुई थी। असल में यही तो है इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट। तो अब सीन बदलता है, पर कहानी की डोर वहीं से जुड़ी है। ये जो एक छोटा सा आइडिया है ना, ये असल में गहरी समझ तक पहुंचने के लिए 2 बड़े रास्ते खोल देता है। अच्छा, तो वो 2 रास्ते कौन से हैं? देखिए, एक तरफ है किसी दोस्त को पकड़कर उसे समझाना। इसमें क्या होता है, बातचीत होती है, वो सामने से सवाल पूछता है और जहां भी हम अटकते हैं वो कमी फौरन पकड़ में आ जाती है। ये सीखने का एक सोशल तरीका है। और दूसरी तरफ अकेले में एक कैमरे को सिखाना। अब यहाँ कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, तो ये हमें मजबूर करता है कि हम अपनी बात को शुरू से आखिर तक एकदम साफ एक स्ट्रक्चर में रखें। इससे मुश्किल टॉपिक को समझाने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रास्ते भले ही अलग हों, पर मंजिल एक ही है, टॉपिक पर पूरी पकड़। और ये जो कैमरे वाला तरीका है, उसे अपनाना तो और भी आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कैमरा ऑन कर लो, फोन का कैमरा भी चलेगा। स्टेप 2, जो भी कॉन्सेप्ट है उसे जोर जोर से पढ़ाना शुरू कर दो। और स्टेप 3, जो कि सबसे जरूरी है, ऐसे समझाओ जैसे सामने वाले को उस टॉपिक के बारे में कुछ भी ज़ीरो पता नहीं है। पर एक मिनट, सवाल ये उठता है कि आखिर इस अदला बदली में ऐसा क्या जादू है? एक सीखने वाले से सिखाने वाला बनने में ऐसा क्या हो जाता है? ये सिर्फ रोल बदलने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजी काम करती है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। इस पूरे तरीके का जो सबसे बड़ा फायदा है वो अब सामने आएगा। 2 गुना, 2x, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जरा सोचिए, 2 गुना क्या? इसका मतलब ये है कि जब कोई सिखाने के मकसद से पढ़ता है तो उसकी जानकारी को याद रखने की क्षमता सीधी सीधी डबल हो जाती है। जी हाँ, 2 गुनी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे की साइंस भी बड़ी सीधी सी है। जब हम किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं तो पहली चीज, हमारा दिमाग उस सारी जानकारी को एक लॉजिकल ऑर्डर में जमाने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी बात, जहां भी हमारी समझ में कोई कमी होती है ना, वो तुरंत पता चल जाती है क्योंकि हम वहीं अटक जाते हैं। तीसरी, हमें मुश्किल चीजों को भी आसान करके बताना पड़ता है ताकि सामने वाला समझ सके। और सबसे जरूरी बात, अब जानकारी को याद करना बस पढ़ना नहीं रह जाता, ये एक एक्टिव दिमागी वर्जिश बन जाती है। तो चलिए कहानी के पहले सीन पर वापस चलते हैं। वही कमरा, वही बिखरी हुई किताबें, घड़ी की टिक टिक भी वैसी ही है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब वो स्टूडेंट लाचार नहीं है, अब उसके हाथ में कंट्रोल है, एक नई ताकत है। क्योंकि ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। असल में ये तो सीखने की कहानी में एक नए चैप्टर की बस शुरुआत है। और अगला सीन, वो तो अभी बाकी है। हर बड़ी तैयारी की कहानी, पता है, एक बंद कमरे से ही शुरू होती है। सोचिए, एक कमरा जो किताबों से बस अटा पड़ा है। दीवारों पर लगे पोस्टर्स पर बड़े बड़े सपने और लक्ष्य तो लिखे हैं, लेकिन हवा में ना एक अजीब सी खामोशी है, एक भारीपन, एक गहरी अनिश्चितता। और वो जो मेज पर रखी हैं किताबें, वो एक एक किताब किसी पहाड़ जैसी लगती है, जिस पर चढ़ना नामुमकिन सा लगे। और पूरा सिलेबस, वो तो जैसे एक घना, कभी ना खत्म होने वाला जंगल हो। चारों तरफ बस धुंध ही धुंध। और मन में सवाल गूंज रहे हैं,
कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें और सबसे बड़ा सवाल, क्या छोड़ दें? मंजिल वो तो सामने है, एकदम साफ दिख रही है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता वो तो इसी धुंध में कहीं खो गया है। सब कहते हैं, सब यही एक सलाह देते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उस पैटर्न को देखे कैसे, आखिर उसे समझे कैसे। ये तो बस एक पहेली बनकर रह गया है, जिसे हल तो हर कोई करना चाहता है, पर तरीका किसी को मालूम नहीं। और बस यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि होता है ना, जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर उन चीजों पर जाता है जो हमेशा से हमारे सामने ही थीं, बस हमने उन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया था। तो फिर वो रास्ता है कहाँ? क्या सच में कहीं कोई नक्शा है? कोई तो गाइड होगा जो इस उलझन भरे जंगल से बाहर निकाल सके? तलाश बस उस एक चाबी की है जो इस बंद दरवाजे के पार का रास्ता दिखा पाए। और तभी किसी धूल भरी अलमारी के एक कोने से एक पुराना संदूक मिलता है, जिस पर लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहली नजर में क्या लगता है? बस कुछ पुराने कागज, प्रैक्टिस करने का एक तरीका है ना, जिसे अक्सर हम आखिरी समय के लिए छोड़ देते हैं। पर ये सिर्फ कागज नहीं है, ये तो वही नक्शा है जिसकी तलाश थी। अब यहाँ से सीन पूरी तरह बदल जाता है। जैसे ही वो पुराना संदूक खुलता है ना और उन सवालों को एक एक करके पढ़ा जाता है ना, तो कुछ असाधारण सा दिखने लगता है। अरे, ये तो सिर्फ सवाल है ही नहीं, ये एक कोड है, एक ब्लूप्रिंट, और जिसे इसे डिकोड करना आ गया, वही इस खेल का असली खिलाड़ी बनता है। तो इस कोड को तोड़ने के 3 कदम सामने आते हैं। पहला, सवालों के स्ट्रक्चर को समझना। दूसरा, उन टॉपिक्स को पकड़ना जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। और तीसरा, एग्जाम का जो असली डिफिकल्टी लेवल है ना, उसे महसूस करना। असल में हर एक सवाल पेपर बनाने वाले के दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है, और जब ये सारे हिस्से जुड़ते हैं तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। और बस इसी एक पल में पूरा का पूरा खेल समझ में आने लगता है कि अरे, ये PYQs सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थे ही नहीं, ये तो एग्जाम पैटर्न समझने का सबसे बेहतरीन तरीका थे। अचानक वो सारी धुंध छट जाती है और रास्ता बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। इस एक खुलासे के साथ ही ना, तैयारी का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अब ये सफर अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं रह जाता, नहीं, बल्कि अब ये एक मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने वाला मिशन बन जाता है। सोचिए, पहले का सफर कैसा था? सिर्फ अंदाजों पर टिका हुआ, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई नक्शा ही नहीं था। पर अब का सफर एक सटीक नक्शे के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हर अगला कदम पहले से पता है। किताबें वही है, मेज वही है, कमरा भी वही है। अगर कुछ बदला है तो वो है देखने का नजरिया। जो किताबें कल तक एक बोझ लग रही थीं, आज वो एक हथियार बन चुकी हैं। और अब असली खेल शुरू होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बार बार एक ही गलती हो रही हो? आज हम एक ऐसी कमाल की स्टडी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो इस प्रॉब्लम को, आप यकीन मानिए, जड़ से खत्म कर सकती है। हम सब ने महसूस किया है कि घंटों पढ़ाई करने के बाद भी टेस्ट में जाके वही पुरानी गलती फिर से हो जाती है। सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे हम एक ही गोल चक्कर में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे। जरा सोचकर देखिए, क्या कोई ऐसी खास गलती है जो बार बार सामने आ जाती है, पीछा ही नहीं छोड़ती? और ये दिक्कत खासकर उन MCQ वाले एग्जाम्स में होती है, जहां एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। पर अच्छी खबर यह है कि इस फ्रस्ट्रेशन वाले साइकिल को तोड़ने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत असरदार तरीका मौजूद है। चलिए जानते हैं कि वो क्या है। तो पेश है एरर कॉपी, यानी हमारी अपनी गलती वाली कॉपी। ये एक सीधा साधा लेकिन बहुत पावरफुल टूल है जो हमारी गलतियों को ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बना देता है। ये कुछ नहीं, बस एक अलग नोटबुक है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियों को नोट करने के लिए बनी है। अब सोचिए, कितना अच्छा हो कि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएं, ये जानते हुए कि जो गलतियां पहले हुई थी उनसे हम सीख चुके हैं और अब वो दोबारा नहीं होंगी। जी हाँ, यही इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे अपनी पढ़ाई में शामिल करने के लिए बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक अलग कॉपी बनाइए सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों के लिए।
दूसरा स्टेप, जब भी कोई एमसीक्यू गलत हो तो उस पूरे सवाल को उसके सही जवाब के साथ उस कॉपी में लिख लीजिए। और बस आखिरी स्टेप, उस कॉपी को हफ्ते में 2 बार पढ़ना है। बस इतना ही करना है। यहां पर जो मैजिक नंबर है वो है 2। हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपनी एरर कॉपी को रिवाइज करने से वो गलतियां दिमाग में बैठ जाती हैं और याददाश्त मजबूत होती है। कंसिस्टेंसी यानी लगातार करते रहना, यही यहां सबसे जरूरी है। लेकिन एक मिनट, ये इतना सिंपल सा तरीका आखिर इतना असरदार क्यों है? मतलब सिर्फ एक कॉपी में गलतियां लिखने से वो दोबारा होना कैसे बंद हो जाती हैं? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई वादा नहीं है, ये इस प्रोसेस का एक प्रूवन रिजल्ट है, एक नतीजा है। जब हम इन स्टेप्स को लगातार फॉलो करते हैं तो हमारी गलतियां सच में बीती बात बन जाती हैं। पता है ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये हमारी गलतियों को पैसिव इन्फॉर्मेशन से एक्टिव लर्निंग में बदल देता है। मतलब अब हम गलतियों को सिर्फ देखते नहीं, उन पर काम करते हैं। ये हमारे कमजोर एरिया का एक पर्सनल मैप बना देता है और बार बार पढ़ने से हमारी मेमोरी इतनी मजबूत हो जाती है कि हम सीधे गलती की जड़ पर ही वार करते हैं। तो अब जब हमने इस टेक्निक को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और गलतियों को देखने के अपने पूरे नजरिए पर ही दोबारा सोचते हैं। क्या हो अगर हम गलतियों से डरने या उनसे बचने की बजाय उन्हें सीखने का सबसे पावरफुल मौका मानने लगें? क्या हो अगर हर गलती एक नया सबक बन जाए? हमेशा याद रखिए, गलती करना कोई फेलियर नहीं है, बल्कि ये तो एक साफ इशारा है, एक गाइड है जो हमें बताता है कि अब हमें आगे क्या सीखना है और किस चीज पर मजबूत पकड़ बनानी है। तो अपनी गलतियों को अपनाइए, उनसे सीखिए और फिर देखिए सफलता कैसे मिलती है। नमस्ते। आज हम फोकस बढ़ाने की एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तकनीक को समझने वाले हैं। एक ऐसी तकनीक जो शायद हमारे पढ़ने और काम करने का तरीका ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई से जुड़े एक आम से जाल की, एक ऐसा ट्रैप जिसमें हम में से कई लोग अक्सर फंस जाते हैं। अक्सर यही माना जाता है ना, कि सफलता का सीधा सा मतलब है ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ाई करना। पर क्या सच में ज्यादा टाइम लगाना ही कामयाब होने का इकलौता तरीका है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। हमारी सोच यही होती है, ज्यादा समय मतलब बेहतर रिजल्ट। लेकिन होता क्या है? होता है बर्नआउट, मतलब दिमाग और शरीर दोनों पूरी तरह थक जाते हैं और नतीजों में कोई खास सुधार नहीं होता। सच तो ये है कि एक पॉइंट के बाद हर अगला घंटा आपको कम फायदा देता है। तो अगर घंटों की गिनती करना सही तरीका नहीं है, तो फिर असली राज क्या है? चलिए अब एक बिल्कुल अलग नजरिए को समझते हैं जो इस पुरानी सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है। ये एक लाइन है जो सारा खेल बदल देती है। पढ़ाई टाइम से नहीं, एनर्जी से होती है। जरा सोचिए इस पर। इसका मतलब है कि ये मायने नहीं रखता कि कितने घंटे पढ़ाई की, बल्कि ये मायने रखता है कि उन घंटों में एनर्जी और फोकस का लेवल क्या था। और इसी को कहते हैं एनर्जी मैनेजमेंट। ये अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज करने की कला है, ताकि हम जो भी करें उसकी क्वालिटी और असर बढ़ जाए। तो याद रखिए, घंटों की गिनती नहीं, बल्कि उन घंटों में एनर्जी की क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि बेहतर फोकस के लिए इस एनर्जी को प्रैक्टिकली मैनेज कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब एनर्जी के 3 बहुत ही सरल स्तंभों में छिपा है। ये 3 स्तंभ इतने सिंपल हैं कि शायद यकीन ना हो। पहला, कम से कम 7 घंटे की नींद। देखिए, दिमाग को रिचार्ज करना तो जरूरी है। दूसरा, ज्यादा पानी पीना। हमारी बॉडी और माइंड दोनों हाइड्रेटेड रहने पर ही सबसे अच्छा काम करते हैं। और तीसरा, हल्का फुल्का व्यायाम जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और एक ताजगी देता है। ये सिर्फ कोई सुझाव नहीं है, बल्कि ये हाई क्वालिटी फोकस की बुनियाद है। इन आदतों के बिना ज्यादा घंटे पढ़ाई करना, ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी टपकती हुई बाल्टी में पानी भरने की कोशिश करना। चलिए अब सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं। इस तकनीक को अपनाने से आखिर होता क्या है? इसका नतीजा क्या मिलता है? नतीजा है 3 गुना। जी हाँ, 3x। सोर्स मटेरियल के हिसाब से एनर्जी मैनेजमेंट को सही तरीके से लागू करने पर फोकस 3 गुना तक बढ़ सकता है। सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है ना? तो 3 गुना फोकस का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कम समय में ज्यादा हासिल करना, दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी के साथ सोचना और कम मानसिक तनाव महसूस करना। ये स्मार्ट तरीके से काम करना है, न कि सिर्फ ज्यादा देर तक।
तो ये सब हमें प्रोडक्टिविटी और सीखने को देखने के एक नए तरीके पर लाता है। अब हमारे पास एक साफ विकल्प है। यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ है पुराना तरीका, बस घड़ी को मैनेज करना और घंटों में सफलता को मापना, और दूसरी तरफ है ये नया तरीका, अपनी एनर्जी को मैनेज करना और सफलता को फोकस से मापना। ये सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक शक्तिशाली सवाल पर लाकर छोड़ता है, आप क्या मैनेज करेंगे, अपना समय या अपनी ऊर्जा? चुनाव आपका है, लेकिन नतीजा आपके फोकस और आपकी सफलता को तय कर सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। एक लंबा थका हुआ दिन और दिमाग की हालत कुछ उस कमरे जैसी है जहां जैसे कोई तूफान आकर गया हो। इतिहास की तारीखें, गणित के फॉर्मूले, विज्ञान के सिद्धांत, सब एक दूसरे में उलझ चुका है। मेहनत तो बहुत की, पर अब लग रहा है जैसे सब कुछ एक धुंध में खो गया है। दिन भर की पढ़ाई के बाद ना एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, लेकिन ये वो सुकून देने वाली शांति नहीं होती। ये तो एक तरह की चेतावनी है कि दिमाग की बैटरी अब बस खत्म होने ही वाली है। और इसी खामोशी के पीछे एक डर भी छिपा है कि क्या जो कुछ भी आज सीखा वो सुबह तक याद भी रहेगा। सब कुछ जैसे एक घने कोहरे में लिपटा हुआ सा लगता है। इतिहास की लड़ाइयां और विज्ञान के नियम सब आपस में ऐसे मिल गए हैं कि फर्क करना मुश्किल है। दिमाग उन्हें अलग अलग नहीं देख पा रहा, बस एक धुंधले से ढेर की तरह देख रहा है। सोचिए, दिमाग एक कमरा है और इस बिखरे हुए कमरे के हर कोने में ना ज्ञान के कीमती मोती पड़े हैं। किसी कोने में इतिहास की एक तारीख है तो दूसरे में विज्ञान का एक फॉर्मूला। सब कुछ बहुत कीमती है, पर सब कुछ अकेला है, बिखरा हुआ है। और डर बस इस बात का है कि रात के अंधेरे में ये कीमती मोती कहीं हमेशा के लिए खो ना जाएं। लेकिन ठीक यहीं, इस पूरी थकान और उथल-पुथल के बीच कहानी में एक मोड़ आता है। सोने से ठीक पहले, जब सारी दुनिया शांत हो रही होती है, तब एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू होता है। इसे कहते हैं द नाइट रिविजन रूल। सुनने में बहुत साधारण, पर इसका असर बहुत गहरा है। और इस पूरे तरीके का राज सिर्फ एक नंबर में छिपा है, 10। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट। ये कोई और पढ़ाई का सेशन नहीं है। यहाँ घंटों की जानकारी को दोबारा रटना नहीं है, बस उन सबसे जरूरी मोतियों पर एक आखिरी नजर डालनी है जिन्हें सुबह तक संभाल कर रखना है। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए, दुनिया के शांत होने से पहले ज्ञान पर एक आखिरी नजर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये दिमाग को दिया गया एक सीधा सीधा कमांड है। हम उससे बता रहे हैं कि देखो, ये चीजें जरूरी हैं, इन्हें मत भूलना। पर सवाल तो यही है कि भाई 10 मिनट के इस छोटे से काम में इतनी ताकत आती कहाँ से है? आखिर है तो ये एक मामूली सा रिवीजन ही है ना? और यहीं से सीन बदलता है, क्योंकि असली खेल तो तब शुरू होता है जब लाइटें बंद हो जाती हैं, जब आंखें बंद होती हैं और दुनिया सो जाती है। तब हमारे दिमाग के अंदर एक खामोश खेल चल रहा होता है। और ठीक यहीं पर साइंस अपना जादू दिखाना शुरू करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। यह हमारे दिमाग का वो रात का चौकीदार है जो दिन भर की कच्ची नाजुक यादों को छांटकर उन्हें मजबूत और पक्का बनाता है। तो ये काम करता कैसे है? सोचिए, आपके वो जो 10 मिनट का रिवीजन था ना, उसने दिन भर की जानकारी के सबसे जरूरी हिस्सों पर जैसे छोटे छोटे झंडे लगा दिए हैं। अब जैसे ही आप सोते हैं, आपका दिमाग एक लाइब्रेरियन की तरह काम पर लग जाता है। वो इन झंडों को पहचानता है, उन किताबों को उठाता है और उन्हें अस्थायी शेल्फ से निकालकर स्थायी यानी परमानेंट कलेक्शन में हमेशा के लिए रख देता है। और ये बदलाव देखिए कितना जबरदस्त है। सोने से पहले जो यादें रेत पर लिखे नाम की तरह थीं, जिन्हें कोई भी लहर मिटा सकती थी, सुबह तक वो पत्थर की लकीर बन चुकी होती हैं। जो बिखरा हुआ था वो अब व्यवस्थित है, जो कमजोर था वो अब ताकतवर है। और जब सुबह आंख खुलती है तो वो जो कोहरा था वो छट चुका होता है। सब कुछ बिल्कुल साफ था। तो 2026 में सिलेक्शन पाना, यही है ना लक्ष्य? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके सपने को सच कर सकती है। देखिए, एक बात तो साफ है, सफलता सिर्फ बहुत ज्यादा मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही तकनीक से मिलती है। और ये एक ऐसा सच है ना, जो आपकी तैयारी का पूरा गेम ही बदल सकता है, आपको हजारों की भीड़ से सीधा आगे निकाल सकता है। तो सवाल यह है कि क्या आप 2026 में पक्की सफलता के लिए वो सही टूल्स और वो तकनीक चाहते हैं जो आपको एक विजेता बनाए? तो हम आपके लिए 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स लेकर आए हैं। पहला, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। इसमें आपको हर विषय को क्रैक करने का पूरा ब्लूप्रिंट मिलेगा।
और दूसरा है मेमोरी पावर मास्टर क्लास, जिससे आपकी याददाश्त इतनी कमाल की हो जाएगी कि आप कुछ भूलेंगे ही नहीं। अच्छा, अब इन जबरदस्त टूल्स को अनलॉक करने के लिए बस एक छोटा सा काम करना है। आपको कमेंट्स में जाकर अपना कमिटमेंट दिखाना है और लिखना है सिलेक्शन 2026। बस अभी टाइप कर दीजिए और अपनी सफलता की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। और जैसे ही आप कमेंट कर दें, इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए फटाफट 3 काम और करने हैं। इस स्ट्रेटेजी के लिए वीडियो को लाइक करें, आगे भी ऐसी रणनीतियां मिलती रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सफल हो सकें। हमेशा याद रखिए, मेहनत तो सब करते हैं, पर सिलेक्शन वो तो सिर्फ और सिर्फ सही स्ट्रैटेजी से ही होता है।